नेक्स्ट इसमें और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं ये M1 है, ये कैपिटल M है और ये M2 है। ठीक है, ऑल surfaces आर स्मूथ, ऑल surfaces आर स्मूथ, और हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया हुआ है। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सटर्नल फोर्स F such that M1 M2 do not slip with respect to capital M। M1 M2 do not slip with respect to capital M। कहने का मतलब है कैपिटल M के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहने चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो करो ट्राई। देखो इसमें क्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि M1 M2 के रिस्पेक्ट, M1 M2 जो है वो कैपिटल M के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक कॉमन एक्सीलरेशन से चले। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हम कैपिटल M के रिस्पेक्ट में M1 M2 को देखें तो कैपिटल M के रिस्पेक्ट में M1 M2 का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, FBD बनाते हैं, FBD ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो बताओगे M1 की FBD में कौन कौन से फोर्सेज होंगे, ध्यान से बताते जाओ। M1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स, तो एक तो उसके ऊपर T ऊपर हो गया, एक उसके ऊपर वेट M1G नीचे हो गया, ध्यान से देखो, एक नॉर्मल इधर हो गया और एक सूडो फोर्स इधर हो गया। सूडो फोर्स कितना लगाएंगे, MA का। और ये बॉडी हमको कैसे नजर आएगी, कैपिटल M पे बैठ के, कैपिटल M पे बैठ के ये रेस्ट पे नजर आएगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएंगी कि T1 जो है वो M1G के बराबर होना चाहिए और N जो है वो M1A के बराबर होना चाहिए। छोड़ दो अभी ऐसे ही। इसी तरह से FBD ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो FBD ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M बनाएंगे अगर, तो इधर की तरफ T लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है मान लो सरफेस से N1, इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ M2G, और सूडो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ M2A। और ये बॉडी भी हमको कैसे नजर आनी चाहिए, रेस्ट पे नजर आनी चाहिए। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी T इक्वल टू M2A एंड N1 इक्वल टू M2G। देखो ध्यान से, तो हम एक काम करते हैं, T इक्वल टू M1G और T इक्वल टू M2A को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो क्या इक्वेशन आएगी, क्या ऐसे बोल सकते हैं M1G इज इक्वल टू M2A। तो यहाँ से तुमको A मिल गया कि इस सिस्टम को कितने एक्सीलरेशन से हम एक्सीलरेट कराएं जिससे M1 M2 कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्लिप ना हो। यहाँ तक कोई डाउट बताइए? अब हम लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट सिस्टम। अगर हम कंप्लीट सिस्टम को देखें तो कंप्लीट सिस्टम के ऊपर जो F लग रहा है वो नेट ड्राइविंग फोर्स है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा M प्लस M1 प्लस M2 और इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 और इनटू M1 अपॉन M2 इंटू G। तो ये आंसर हो गया।
बताइए, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। आ गया सर। कर लिया था आपने, आप नहीं कर पाए थे? सर हो गया था। तो हो गया था। और देखो, ब्लॉक सी है और इसके अंदर ये ए है, और ये बी है। ठीक है, एम ए एंड एम बी इक्वल है एम के, और एम सी इक्वल है 2m के, और ऑल सरफेसेज स्मूथ हैं, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बी एंड सी with respect to ground. Acceleration of A, B, C with respect to ground. करो ट्राई। देखो इसमें क्या होगा, C जो है वो राइट में जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि C राइट में क्यों जा रहा है, तो उसके लिए तुम क्या है कि C के ऊपर ये वाली जो पुली अटैच है, इसको ध्यान से देखो। इस पुली के ऊपर एक टी इधर लग रहा है, इस पुली के ऊपर एक टी इधर लग रहा है। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड टी लग रहा है वो तो चलो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा ग्राउंड से, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला टी लग रहा है इसको बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सी इधर की तरफ जाएगा। ठीक है ना? और ए और बी तो चलेंगे, ये तो बात क्लियर ही है। तो एक काम करते हैं, ए और बी के जो एक्सीलरेशन है वो हम सी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि ग्राउंड से उनको विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सी पे बैठ के उनको विजुलाइज करना आसान होगा। तो मैंने ये जो ए लिए है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं? क्यों भाई, ये जो ए एज्यूम किया ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये सी के रिस्पेक्ट में है। तो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं एफ बी डी ऑफ सी, या पहले एफ बी डी ऑफ ए एंड बी बना लेते हैं। एफ बी डी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो जरा बताओ बी के एफ बी डी में कौन कौन से फोर्स बताओगे? तो बी के ऊपर ध्यान से देखो, तो एक टी इधर की तरफ, उसका वेट एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल उसके ऊपर हम एन बी ऊपर लगा देते हैं, और सूडो किधर की तरफ लगाएंगे बी के ऊपर बताओगे? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जिस फ्रेम पे वो राइट में जा रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है, तो इसके ऊपर सूडो लगेगा लेफ्ट में। कितना लगेगा? तो ये लगेगा एम ए नॉट। और बी जा किधर रहा है? बी लेफ्ट में जा रहा है, कितने एक्सिलरेशन से? ए से। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी टी प्लस एम ए नॉट इक्वल टू एम ए। इसको ऐसे ही छोड़ दो। सर एक बार जो आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई सर फिर से बता दें। स्टार्टिंग में ए नॉट क्यों लिया इधर राइट में? यस सर, वो आपने जो कहा था बैलेंस नहीं होगा सर, वो अभी अभी उसको, अभी वो बात फिर से आएगी, सी का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें वो बात आ जाएगी, अभी आएगी वो बात। ठीक है, ए के ऊपर बताओ कौन कौन से फोर्स हैं? तो ए के ऊपर ध्यान से देखो, तो टी ऊपर की तरफ है, ए के ऊपर वेट एम जी नीचे की तरफ है, और ए के ऊपर सूडो किधर लग रहा है? ए के ऊपर भी सूडो इधर की तरफ ही लगेगा एम ए नॉट का। और ए का एक्सीलरेशन किधर है? तो ए का एक्सीलरेशन ए डाउनवर्ड है। अब ये बताओ ध्यान से कि सी पे बैठ के ए किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? सी पे बैठ के क्या ए नीचे जा रहा है? राइट लेफ्ट तो जा नहीं रहा है। तो अगर ए राइट और लेफ्ट नहीं जा रहा है तो ए पे लगने वाला ये सूडो कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो ए के ऊपर इधर से नॉर्मल लग रहा होगा बाई सी ऑन ए, तो वो नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा होगा एन ए। हालांकि क्या है कि ये ए जो है ये इधर से भी कांटेक्ट में, इधर से भी कांटेक्ट में, लेकिन दोनों जगह कांटेक्ट में दोनों जगह से नॉर्मल नहीं लगेगा, उसकी टेंडेंसी किसी एक तरफ टकरा जाने की होगी। तो अगर इधर की तरफ टकरा जाएगा तो नॉर्मल इधर से लग रहा है, इधर की टकरा जाएगा तो नॉर्मल इधर से लगेगा। तो फिलहाल इस केस में सूडो इधर की तरफ लग रहा है, तो सूडो उसको इधर ला रहा है,
जिसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल इधर से लगेगा, तो वो नॉर्मल मैंने Na दिखाया हुआ है। खैर हमें Na की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बना लेते हैं इक्वेशन। देखो Na की क्या बनेगा, Na जो है वो Ma0 को बैलेंस करेगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। और वर्टिकल में देखोगे तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये हो गई इक्वेशन 3। पहले ये बताओ ये दोनों एफबीडी और ये सारी इक्वेशंस क्लियर है, तब आगे बढ़ूं मैं। बोलिए, एफबीडी ए का एफबीडी बी का विद रिस्पेक्ट टू सी क्लियर है? ठीक है, अगला स्टेप है एफबीडी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी का एफबीडी हम ग्राउंड से बनाते हैं, तो जरा देखना ध्यान से, सी के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे। तो मैंने कहा था कि अगर कोई पुली किसी ब्लॉक से अटैच है तो उस पुली को हम उस ब्लॉक का ही पार्ट मानेंगे, याद है ये बात? तो फोर्सेस जरा देखना ध्यान से, कौन कौन से फोर्स। एक तो बी के ऊपर जो एनबी लग रहा था ऊपर की तरफ, वो एनबी इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ। ए पे जो एनए लगाया था राइट में, तो इसके ऊपर लगेगा एनए लेफ्ट में। और पुली के ऊपर ध्यान से देखो तो एक टी इधर है और पुली के ऊपर एक टी इधर है। और इसका वेट हो गया, वेट कितना है इसका, वेट है इसका 2 mg नीचे और ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल NC ऊपर। और जा किधर रहा है ये? अब तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर किधर जाएगा ये, तो मैंने ये कहा कि ये किधर जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो पुली के ऊपर लग रहे हैं 2 टी, इसमें से जो इधर वाला टी है वो इसको इधर की तरफ ले जाएगा, और जब ये इधर जाएगा ना तब ये नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर। तुम ऐसे सोचो कि अगर सी रेस्ट पे होता, सी नहीं चलता, मान लो सी को हम पकड़ लें, चलने ना दें, तो क्या ए के ऊपर कांटेक्ट लगेगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? नहीं लगेगा, ए सिर्फ नीचे जाएगा। तो वो कांटेक्ट लगना बाद में शुरू हुआ है, सी पहले चलना शुरू हुआ है। तो सी को चलाने वाला फोर्स है टी, और चलने के बाद लगना शुरू हुआ Na। तो ऐसा नहीं है कि Na बड़ा होगा, टी बड़ा होगा, जिसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो तो छोटा ही होगा ना हमेशा। तो सी का एक्सीलरेशन किधर की तरफ लिया हम लोगों ने? इधर की तरफ लिया है। बताओ क्लियर है? A0 राइट में क्यों लिया है? अब तुम ये बताओ, इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस करो, राइट में क्या इक्वेशन, राइट में कौन कौन से हैं? तो टी इधर लग रहा है, Na पीछे लग रहा है, इक्वल टू 2m इंटू A0। तो ये हो गई इक्वेशन 4। अब देख लो कौन कौन से अननोन है। अननोन टी हो गया, Na हो गया, A हो गया, A0 हो गया, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। हाँ पूछो। एक टेंशन जो पुली के नीचे लग रही है सर, वो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड बैलेंस करेगा, है ना? नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जो है वो टेंशन और 2mg और NB तीनों को बैलेंस करेगा। मैंने इक्वेशन बनाई नहीं वर्टिकल में, वर्टिकल में जितने फोर्स लग रहे हैं सारे बैलेंस होंगे ना, तो सारे बैलेंस करो। भाई ये टी भी नीचे लग रहा है, ये एनबी भी नीचे लग रहा है, इसका वेट भी लग रहा है, तो ये तीनों फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है। ओके सर। तो 4 इक्वेशन है ये और 4 अननोन है, देख लो। क्लियर है या नहीं? हाँ बोलिए। सर ये जो क्वेश्चन में जो डायग्राम है सर, इसमें जो ब्लॉक ए है वो 2 साइड से कांटेक्ट में है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, वो सिर्फ एक ही साइड होगा। हाँ मतलब टेंडेंसी या तो उधर उधर की तरफ सट जाने की होगी या इधर की तरफ सट जाने की होगी। हाँ यस सर। तो वो टेंडेंसी किधर है वो हमें सूडो से पता चल गई। सूडो जब इधर लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए Na इधर लगेगा, क्योंकि सी के ऊपर बैठ के देखने पे तो ये नीचे ही जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस है। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस कैसे बैलेंस होंगे? जब Na इधर से लगेगा। यस सर। एक बात का ध्यान रखना, जब हमसे एक्सीलरेशन ABC का ग्राउंड से पूछा हुआ है ना, तो C का तो एक्सीलरेशन A0 है, लेकिन A और B का ग्राउंड से क्या एक्सीलरेशन लिखोगे? बताओ। रिजल्टेंट निकाल लेंगे A0 और A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ध्यान से समझना, A का एक्सीलरेशन अगर लिखोगे तो A के एक्सीलरेशन में A नीचे की तरफ भी है और A0 राइट में भी है, और एक्सीलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे?
वो जो स्मॉल ए एज्यूम किया है ये तो सी के रिस्पेक्ट में एज्यूम किया है ना, ई ए का नॉट ground- माइनस ए। हाँ ए नॉट माइनस ए या ए नॉट प्लस ए डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा होगा, क्यों भाई? ए इधर की यस सर। तरफ है और ए नॉट इधर की तरफ है, तो अब जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्व करने के बाद। ए ब्लॉक पे ए नॉट राइट में दिखाएंगे। हाँ, सी का एक्सीलरेशन उसमें ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे लिफ्ट का ऐड करते थे। यस सर। सी से जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो सी का जो एक्सीलरेशन है वो सब में ऐड हो जाएगा। हाँ ओके सर। देखो ये सपोज कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल एम है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज with respect to ground. Accelerations of block and wedge with respect to ground. और इसमें अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो कैपिटल एम है वो ए एक्सीलरेशन से राइट में जाएगा और ये जो स्मॉल एम है ये इसके ऊपर नीचे की तरफ उतरेगा। अब सिर्फ ये बताओ कि इसमें हम अगर कंस्ट्रेंट लगाएं, क्योंकि स्ट्रिंग है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना ये वेज आगे जाएगा x, क्या उतना ही ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ आएगा x? ये क्लियर है या नहीं बताओ? कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है L1 ये जितना कम होगा ये पोर्शन L2 उतना ही बढ़ेगा ना, क्योंकि L1 प्लस L2 कांस्टेंट होगा। तो इस हिसाब से अगर इसका एक्सेलरेशन a राइट में लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन हमें a डाउन द इंक्लाइन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट का केस हो गया, इनमें आपस में कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट है कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रेंट ऐसे पता चलेगा कि अगर हम कैपिटल एम को पकड़ लें तो क्या ये स्मॉल एम चल पाएगा? अगर हम कैपिटल एम को पकड़ लें तो स्मॉल एम में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, तो इसलिए इसका मतलब है दोनों का मोशन कंस्ट्रेंट है। और कंस्ट्रेंट यही है कि ये जो L1 है और ये जो L2 है, L1 कम होगा अगर x तो L2 बढ़ेगा x। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो a है ये हमें किसके रिस्पेक्ट में लिया है, हम लोगों ने ये लिया है विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब तुम FBD बना लो दोनों का अलग अलग। तो FBD ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो वेज के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका FBD बनाएं तो देखो कौन कौन से फोर्सेस होंगे इसके ऊपर। तो इसका वेट हो गया mg इधर, देखो इसके ऊपर टेंशन हो गया T इधर की तरफ, बोलो नॉर्मल हो जाएगा इधर की तरफ, और इसके ऊपर सूडो फोर्स हम लोग लगाएंगे इधर की तरफ m इंटू ए का। और जा किधर रहा है ये, तो ये जो है ध्यान से देखो तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से? a एक्सीलरेशन से। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं इसका FBD। ये हो जाएगा FBD ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका ग्राउंड से बना रहे हैं, तो अगर इसका ग्राउंड से बनाएंगे तो देख लो पुली के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, वो भी इसके ऊपर लगेंगे। तो पुली के ऊपर एक T इधर की तरफ है, पुली के ऊपर एक T
इधर की तरफ है, इसका वेट हो गया कैपिटल mg, नीचे की तरफ ग्राउंड से नॉर्मल हो गया ng ऊपर की तरफ, और एक स्मॉल m की वजह से इसके ऊपर जो n लगेगा वो इधर की तरफ, और जा रहा है इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से। देखो और कोई फोर्स तो नहीं है ना। एंगल अगर दिखाएंगे तो ये वाला एंगल थीटा है, इसके लिए वर्टिकल वाला थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनेगी t माइनस t cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M है। देखो इक्वेशन 1। इसके लिए बनाएंगे अगर, तो इसके लिए देखोगे ध्यान से, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में, और ये वाला एंगल थीटा ही है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन फोर्सेस बनेंगे n प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये हो गई लेट से इक्वेशन 2, और डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन है, तो ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा एंड माइनस टी इक्वल टू ma। तो ये इक्वेशन 3 हो गई, स्मॉल m है, ठीक है ना। तो तुम देख लो 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अननोन कौन कौन से हैं? t अननोन है, a अननोन है और n अननोन है, n t और a। बताओ समझ में आया या नहीं? सर जो ब्लॉक M है, स्मॉल हाँ। m मास, उसमें जो हम लोगों ने MA दिखाया है लेफ्ट साइड में, हाँ, वो ग्राउंड के तो दिखाया नहीं हम लोगों ने। वेज के रिस्पेक्ट में लिखा है ना, मैं इसीलिए हेडिंग भी लिख दे रहा हूँ साथ साथ की कंफ्यूज ही नहीं हो। इसकी एफबीडी हम कहाँ से बना रहे हैं? विद वेज से रिस्पेक्ट बना टू रहे हैं। एच। तो वेज अगर राइट में एक्सीलरेट हो रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ ना, तो हम एम एक लेफ्ट में दिखाएंगे। यस सर, ओके सर। आपने सेकंड इक्वेशन में 2 बार ए लिखा है, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हाँ ma cos थीटा, और राइट हैंड साइड में भी ma लिखा है। हाँ, तो राइट हैंड साइड में जो एम लिखा है वो एक्सीलरेशन ए की वजह से है। अगर बॉडी ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है, और ये जो है ये सूडो फोर्स है एम। अब वो इसलिए ऐसा तुम्हें दिख रहा है क्योंकि इसका ए और इसका ए सेम है ना, इसलिए 2 जगह आ गया भाई। इसके ए की वजह से इसके ऊपर सूडो लगाया ना मैंने। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फोर्सेस हैं और राइट हैंड साइड पे एक्सीलरेशन है बस। बोलिए। और फिर सर लास्ट में सर रिजल्टेंट ले लेंगे राउंड से निकालने के लिए। हाँ, किसका? अगर ब्लॉक का एक्सीलरेशन मिलेगा तो ब्लॉक के पास 2 एक्सीलरेशन होंगे। ब्लॉक के पास ए इधर भी है और वेज वाला ए इधर भी है, तो ब्लॉक का एक्चुअली रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इधर की तरफ आएगा कहीं, ठीक है ना। वेज का लेकिन यही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज भी किए हम लोगों ने वो भी अच्छे क्वेश्चन है, उनको जरूर एक बार रिपीट कर लेना ठीक से। तो इसमें आज यहीं तक रखते हैं। तो सूडो फोर्सेस तक का सारा खत्म हो चुका है एक तरह से, अब सिर्फ इसमें फ्रिक्शन बचा हुआ है। तो सूडो फोर्सेस तक के सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो एक्सेप्ट फ्रिक्शन। सर एडवांस और मेंस दोनों में ना? सभी कुछ कर सकते हो, फ्रिक्शन छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। एचसीवी का फर्स्ट वाला चैप्टर तो हो ही गया है कंप्लीट ना, तो पैकेज में जितना भी है वो सारा कंप्लीट कर लेना।